हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट4 पे। और टेस्ट4 में हम आपके लिए जो आयोग की सीरीज लेकर के आए थे उसका 7वां लेक्चर आपके बीच में है ना। तो और आप हमारी ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं। ऐप टेस्ट4 ऐप जो है ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। लिंक में अगर कोई समस्या आ रही है तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा, है ना। वरना टेस्ट4 जो है उसको आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर, वह आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे फेसबुक और टेलीग्राम से भी आपको जुड़ना है। इसकी लिंक्स मैंने आपको देकर रखी हुई है। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। आज का पहला प्रश्न आता है आपके लिए, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ठीक है, 1920 में, 1926 में, 1933 में या फिर 1936 में? तो इसका सही आंसर है साथियों 1926 में। हमारे लिए भारत शासन अधिनियम 1919 जिसके लिए कहा जाता है, पहली बार 1926 में उसके अंतर्गत, ठीक है, लागू किया था। महिलाओं के लिए वोटिंग का अधिकार हमें प्राप्त हुआ था। यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट या संसद द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी? ठीक है, या मतलब कि मताधिकार का जो मिनिमम एज है वह कितना तय किया गया था 1989 में, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों 18 वर्ष। ठीक है, यह 18 वर्ष की आयु आपको याद रखना है। भारत में मतदान करने की आयु, ठीक है, 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? तो यह मैंने अभी आपको बताया है 1989 में। इसका सही आंसर जाएगा 1989। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को संशोधित करने वाले कौन से अधिनियम को? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को। ठीक है, ऐसे रूट क्वेश्चन बनते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का संशोधन कब किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, उनको 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 1989 में संशोधित करके 21 वर्ष से घटा करके 18 की थी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 28 मार्च 1989 में इसके लिए लागू किया गया था। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो है कभी कभार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान प्रारंभ होने के 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले, या मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका सही आंसर देखिए आप। ठीक है, इसका सही आंसर जा रहा है डी, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। ओके, सभी दल और अभ्यर्थी, मतलब जो चुनाव लड़ रहा है, ऐसी गतिविधियां करेंगे और ईमानदारी से उनका जो निर्वाहन करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन होती है। ठीक है, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत पर प्रचार करना मना है। और स्पष्ट लिखा हुआ है, मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना, मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाना, वापस लाना, परिवहन वाहन उपलब्ध कराना, ये सब क्या है? प्रतिबंधित रहते हैं। तो आपको याद रखना है 48 घंटे पहले। जैसे मान के चलो कि अगर चुनाव हुआ है और 6 बजे तक शाम को वो डेडलाइन उसकी की गई है, ठीक है, तो उसके पहले के 48 घंटे के पहले चुनाव प्रचार बंद रहेगा। ओके, एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, तीन से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, चार से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसका सही आंसर है दो से अधिक। एक व्यक्ति जो है वह दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, उसके आगे के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लड़ा है ना। जैसे कि लोकल में आपने देखा होगा कि कोई अगर कद्दावर नेता है तो वो लड़ता है चुनाव। ठीक है, जैसे कि अगर बताया जाए आपके लिए तो ऐसे कई, जैसे राहुल गांधी जी ने चुनाव लड़ा था, अमेठी से लड़ा था, और एक केरल की जो सीट है उससे लड़ा था उन्होंने। ठीक है, तो वहाँ से जीत गए थे, अमेठी से हार गए थे। तो ऐसे जो होते हैं दो से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, ये जो रूट क्वेश्चन आ सकता है 1951 की धारा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 33। तो ये सिर्फ आपको अधिनियम याद रखना है, धारा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना आवश्यक है? अगर दो तीन चार पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और एक पार्टी का या कोई कैंडिडेट जो है वह क्या होता है, चुनाव में खत्म हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पहले जो है 7 दिन तक, 7 दिन के पहले पार्टियां अपना कैंडिडेट दूसरा उतार सकती हैं। ठीक है,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? 80,000, 2.5 लाख, 95,000 या फिर 1 लाख रुपए? तो इसका सही आंसर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का वेतन होता है उसके समकक्ष वेतन मिलता है, वेतन भत्ते मिलते हैं, नियुक्ति में चेंज नहीं किए जा सकते। इसका सही आंसर है 2.5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? ये मैं आपके लिए डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करूंगा। डायरेक्ट आंसर बताता हूं कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले होता है वह इनका कार्यकाल माना जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो पदावधि होती है निर्वाचन में वह कितनी होती है? तो डायरेक्ट आंसर है इसका 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु। यह डायरेक्ट याद रखना है आपके लिए, यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? जो नियुक्त करता है उसके लिए त्यागपत्र देते हैं, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत आसान है। चुनाव आयोग निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। चुनाव आयोग के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं संचालन, संसद, राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करना, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों की चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की घोषणा। इनमें से सही उत्तर आपके लिए चुनना है। तो यह चौथे को छोड़ दो आप, बाकी सारे के सारे सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ए, चुनाव विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, इसका आपको याद रखना है, चुनाव विवाद संबंधित। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जाता है, देखना पड़ेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये तो साथियों चौथा तो आपके लिए दिख रहा होगा, इसका सही है। और कौन कौन से हैं? तो 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। इनका चुनाव कराता है। ठीक है, न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जाता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रक्रिया जो चलाई जाती है वो, और इनमें से सही है सिर्फ 1 2 और 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा बी। चौथे का आंसर है 6 वर्ष, अगर होता तो ये भी सही हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, पदच्युत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रसिद्ध कदाचार के आधार पर। तो सही है। ठीक है, डी आंसर इसका सही है। कदाचार का जो आरोप है अगर वो सिद्ध होता है जांच के बाद तो वह क्या हो सकता है? पदच्युत किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंधों में गठित हुआ है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, सतर्कता आयोग। तो साथियों ये ए, बी और डी जो है यह सांविधिक आयोग है, इनके लिए संविधान में जगह नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग के लिए संविधान में बंद किए गए हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से बे अनुच्छेद हैं या कहां से कहां तक कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं? चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीखों का तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना। उम्मीदवारों का चयन करना पॉलिटिकल पार्टीज का अधिकार है ना। या फिर निर्दलीय किसी को लड़ना है तो स्वतंत्र होता है, उसमें सिर्फ चुनाव लड़ने की योग्यता होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? तो डायरेक्ट आंसर है इसका राष्ट्रपति ही हटाएगा बाद में, है ना, पूरे कदाचार वगैरह के आरोप सिद्ध होने पर। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ था? बड़े लार्ज लेवल की बात की गई है इसमें। वैसे तो शुरुआत में 1980s के आसपास हो चुकी थी, लेकिन हमारे लिए इसका सही आंसर जाएगा 1998। ठीक है, चलो। भारत में ईवीएम का डिजाइन 15 अक्टूबर 1980 को एम हनीफा द्वारा तैयार किया गया था। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा फैक्ट है। प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 19 मई 1982 को केरल विधानसभा चुनाव में, ये पारूर एक वहां की विधानसभा है, वहां पे किया गया था। कुछ हिस्सों में, पूरी विधानसभा में भी नहीं किया गया था, कुछ हिस्सों में किया गया था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण और डिजाइन की बात करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें याद रखना है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद की मदद से किया जाता है। ठीक है, अब चुनाव सुधार समिति भी सुन लो, एक दिनेश गोस्वामी समिति, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ईवीएम की सिफारिश की थी कि भैया, और इन्होंने इनकी सिफारिश पर गोवा में चुनाव भी कराए गए थे। ठीक है, प्रायोगिक तौर पर प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था राजस्थान, मध्य प्रदेश और विधानसभा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, कुछ पूरी विधानसभा में किया गया था। ठीक है, 1999 में गोवा विधानसभा सीट, ये गोवा विधानसभा चुनाव में, गोवा राज्य के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। एक क्वेश्चन याद रखना है।
मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने ईवीएम को इलेक्शन कैलकुलस की संज्ञा दी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं? अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय, उपरोक्त सभी। आंसर है सही। ठीक है, इन सबके आपको अनुच्छेद बताना है कमेंट करके कि किससे ए का संबंध किससे है, बी का संबंध किससे, सी का संबंध किससे। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो डायरेक्ट आंसर जाएगा इसका राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 338 बी। अब इसके लिए एक नया अनुच्छेद दे दिया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित फैक्ट सुन लीजिएगा। 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, 3 अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और सेवा शर्तें कार्यकाल राष्ट्रपति इनका निर्धारण करेगा। अमूमन 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अब प्रश्न आता है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो एक प्रकार से काका कालेलकर आयोग की बात की जा रही है। 1953 के आसपास यह गठन किया गया था। इसमें आपको याद रखना है काका कालेलकर आयोग प्रथम है, और अगर ये 1953 इसमें आंसर नहीं जाएगा तो सर आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वाला 1990 के आसपास जो बना था वह इसका आंसर जाएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो बीपी मंडल, बीपी सिंह, काका कालेलकर इसमें आंसर जाएगा। आंसर भी गया है काका कालेलकर। ठीक है, चलो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था? काका कालेलकर की, बीपी मंडल की, रामनिवास मिर्धा की, आर एन प्रसाद की। इसका सही आंसर है बीपी मंडल, जिन्होंने 27% पिछड़ा। इंदिरा शाहिनी केश, ये सब इनसे संबंधित हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। मंडल कमीशन ने कितने प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रावधान करने की सिफारिश की थी? तो डायरेक्ट आंसर 27%। मध्य प्रदेश में अभी भी ये मामला अटका हुआ है कोर्ट में। आगे देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स का हैक ना हो और सबके फेवर में डिसीजन आ जाए। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ओके, तो 1993 में हुई थी, एक विधि के द्वारा हुई थी, है ना। पहले ये डायरेक्ट कैबिनेट के प्रस्ताव पर हो जाती थी, लेकिन अब क्या है, तो फिर उसके बाद इसका एक अधिनियम लाया गया और अब संविधान संशोधन करके संवैधानिक आयोग इसके लिए बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसके लिए बना दिया गया है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। संसद द्वारा एक अलग विधेयक पारित करके 1993 में पिछड़ा वर्ग अधिनियम बनाया गया। ओके, उसके बाद अभी 2018 में क्या हुआ, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और फिर एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कमेंट में बताना है कि वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसके समकक्ष दर्जा प्राप्त है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव, निर्वाचन आयुक्त। तो इसका आंसर है ये कैबिनेट मंत्री के अनुसार। ठीक है, नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों को किसके समकक्ष दर्जा प्रदान है? पूर्णकालिक सदस्यों को साथियों राज्य मंत्री के, जो केंद्रीय राज्य मंत्री होता है, उसके समकक्ष दर्जा प्रदान है। नीति आयोग से जुड़े हुए संस्थान निम्न में से कौन कौन से हैं? इनके फुल फॉर्म भी याद रखना है। NILERD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफ ऑफिस, डेमो, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर जाएगा ए और सी। RBI का संबंध नहीं है। ठीक है, ए और सी याद रखना है। रिसर्च और डेवलपमेंट से संबंधित प्रोग्राम है, कुछ इसमें आपके लिए याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आज का सेशन यहीं तक था। आगे हम पढ़ेंगे, अगले 8वें लेक्चर में हम देखेंगे इसके आगे के प्रश्न। और यह जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट किताबों की लेखकों के द्वारा तैयार किए गए हैं। इनमें शैलेंद्र सर, मैंने और शुभम सर ने काफ़ी मेहनत की है। तो इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट देखना है, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हमारी ऐप पर भी ये क्वेश्चंस उपलब्ध है। ठीक है, तो आपको डाउनलोड करना है हमारी ऐप, और ऐप के माध्यम से आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। हमारी जो टेस्ट सीरीज है वह मात्र 99 रुपीज़ में मैंने आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वो टेस्ट सीरीज में आपको लगभग 20,000 से अधिक प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, जो टेस्ट फॉर ऐप पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, साथियों मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में आपके लिए इसके आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ ही हमारी जो श्रृंखला चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसको भी आपको देखना डेली। उसकी टाइमिंग अब बदल करके सुबह 9 बजे कर दी गई है। तो लाइव क्लासेस आप देखा करो, रिकॉर्डेड देखा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, और लाइव क्लासेस जरूर अटेंड किया करो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।